जय श्री श्याम प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बेटा आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने इकोनॉमिक्स 12th का जो क्वेश्चन पेपर लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था उसका सेकंड पार्ट, यानी इंडियन इकोनॉमिक्स के एमसीक्यू हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं अपने एमसीक्यू। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 18 है उसमें आपको दो स्टेटमेंट दे रखी है। स्टेटमेंट फर्स्ट है, अंडर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन the business and production units were given freedom to import capital goods to upgrade their technology। ठीक है। स्टेटमेंट सेकंड है, अंडर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ लिबरलाइजेशन the need for licensing was abolished। ठीक है। ऑप्शन है both statement are true, सेकंड ऑप्शन है both statement are false, थर्ड है only statement first is true, डी है only statement second is true। तो बेटा यहां पे जो क्वेश्चन नंबर 18 है इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, ओनली स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू। ठीक है। अब उसका रीजन क्या, देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया है कि भाई प्राइवेटाइजेशन में जो बिजनेस और प्रोडक्शन यूनिट थी उनको फ्रीडम दे दी गई थी दैट दे कैन इंपोर्ट कैपिटल गुड्स टू अपग्रेड देयर टेक्नोलॉजी। तो ऐसा कुछ नहीं करेगा। प्राइवेटाइजेशन का सिंपल सा मतलब था कि वो पब्लिक सेक्टर जो लॉस में चल रहे थे या तो उनको प्राइवेट सेक्टर के हैंडओवर कर दिया गया था, मतलब प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया गया था, या फिर जो उनकी मैनेजमेंट है बेटा वो प्राइवेट सेक्टर के हैंडओवर कर दी गई थी। ठीक है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट जो है फॉल्स है। अब स्टेटमेंट सेकंड में लिखा है, अंडर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ लिबरलाइजेशन द नीड फॉर लाइसेंसिंग वाज एबोलिश्ड। ये बिल्कुल सही है बेटा। ठीक है। लिबरलाइजेशन से पहले क्या हो रहा था कि हमारे यहाँ पर जो प्राइवेट सेक्टर है उसको नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ रहा था, साथ साथ इफ दे वांट टू एक्सपेंड देयर प्रोडक्शन कैपेसिटी, ठीक है, तो भी उनको लाइसेंस लेने की आवश्यकता पड़ती थी। तो उसको इन्होंने खत्म कर दिया था लिबरलाइजेशन में, इसलिए ओनली स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर 19 है उसमें पूछा है, इंडिया एंटर्ड द डैश स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशंस आफ्टर द ईयर 1921। आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ऑप्शन ए है फोर्थ, ऑप्शन बी है सेकंड, ऑप्शन सी है थर्ड और ऑप्शन डी है फर्स्ट। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 19 है बेटा उसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, सेकंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशंस। दिस इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा। नंबर 20 है वो एजर्सन और रीजन का है। इसमें एजर्सन दिया है, इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश कंज्यूमर एंड कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस इन ब्रिटेन। रीजन दिया है, रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज ऑफ कमोडिटी प्रोडक्शन, ट्रेड एंड टैरिफ प्रिस्यूड्स बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट adversely affected the structure, composition and the volume of India's foreign trade। ठीक है। ऑल्टरनेट दे रखे हैं, ऑप्शन ए बोथ एजर्सन एंड रीजन आर ट्रू, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्सन, बोथ आर ट्रू, रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्सन, सी है एजर्सन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, और डी है एजर्सन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। तो यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर है बेटा क्वेश्चन नंबर 20 का वो है ऑप्शन बी, both adjacent and region are true, but region is not the correct explanations of adjacent। ठीक है। अब उसका रीजन लॉजिक समझिए, रीजन समझिए बेटा। देखिए लिखा है, इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश कंज्यूमर एंड कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस इन ब्रिटेन। ये बिल्कुल ट्रू है बेटा। ठीक है। ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड हमारा जो देश था वो केवल एक एक्सपोर्टर था, यहाँ से रॉ मटेरियल जाता था ब्रिटेन में और वहां से ब्रिटेन में बनी फाइनल गुड्स हमारे देश में इंपोर्ट होती थी। तो ये बिल्कुल ट्रू है। फिर रीजन दे रखा है, रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी ऑफ कमोडिटी प्रोडक्शन, ट्रेड एंड टैरिफ प्रिस्यूड बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट एडवर्सली इफेक्टेड द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड द वॉल्यूम ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। देखिए ब्रिटिश ने हमारे जो ट्रेड है, ठीक है, उसके ऊपर बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी, अपनी पॉलिसी हम पे इम्पोज कर दी थी। ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है।
और उसकी वजह से जो हमारा स्ट्रक्चर था, कंपोजिशन था, ये वॉल्यूम था, इंडिया फॉरेन ट्रेड का, वो बिल्कुल एडवर्सली इफेक्टेड हो गया था। ये भी एक फैक्ट है, ठीक है। बट इस जो ऊपर एजर्सन है उसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं, ये उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसलिए बोथ एजर्सन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अब यहां पर देखिए जो इसी में एक और ऑप्शन आपसे पूछा गया है बेटा, और एजर्सन और रीजन वाला ही है। एजर्सन में लिखा गया है द मेजर पॉलिसी इनिशिएटिव लैंड रिफॉर्म्स एंड ग्रीन रेवोल्यूशंस हेल्प इंडिया टू बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन प्रोडक्शंस। रीजन दिया है द प्रपोर्शन ऑफ पीपल डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर डिड नॉट डिक्लाइन एज एक्सपेक्टेड, ठीक है। ऑल्टरनेट वही है जो भी हमने बात की, बोथ एजर्सन एंड रीजन आर ट्रू, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बी में वही है, रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सी में एजर्सन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। डी में एजर्सन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, ठीक है। तो यहां पे जो करेक्ट ऑप्शन है बेटा इसमें वो भी है आपका ऑप्शन बी, बोथ एजर्सन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज not the correct explanation of exercise, ठीक है। तो यहां पे इसका लॉजिक समझिए बेटा, लिखा है मेजर पॉलिसी इनिशिएटिव जो कि लैंड रिफॉर्म और ग्रीन रेवोल्यूशन था हमारे देश में जो हुआ बेटा, उसकी वजह से इंडिया बिकेम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। बिल्कुल ठीक बात है बेटा, जो लैंड रिफॉर्म हुआ और ग्रीन रेवोल्यूशन आया उसने हमारी कंट्री को सेल्फ डिपेंडेंट बना दिया था। हमारा जो प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप्स था बेटा वो मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज हो गया था, जिससे हम सेल्फ रिलायंस हो गए थे बेटा। फिर रीजन दिया प्रपोर्शन ऑफ पीपल डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर डिड नॉट डिक्लाइन एज एक्सपेक्टेड। हम लोगों ने सोचा था कि बेटा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें जितने लोग लगे हैं उसमें कुछ कमी आएगी, ठीक है। हमने प्लान भी इसी तरीके से किया था कि हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर बढ़ेगा, सर्विस सेक्टर बढ़ेगा और हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर में जो डिपेंडेंसी है पीपल्स की वो कम होगी। बट आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन वो भी नहीं हुआ था। तो ये स्टेटमेंट तो ठीक है बट ये जो आपका एजर्सन है उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो 21 है बेटा इसमें भी एजर्सन और रीजन ही है। एजर्सन है every year government fix a target for disinvestment of public sector enterprises. Reason दे रखा है disinvestment is an excellent tool for discarding the loss incurring public sector enterprises, ठीक है। alternate दे रखा है both Egerton and reason are true, reason is the correct explanation, B वही reason is not the correct explanation, C Egerton is true but reason is false, D Egerton is false but reason is true, ठीक है। तो यहां पे भी जो बेटा आपका करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 21 में, ठीक है, वह ऑप्शन बी बोथ एजर्सन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्सन, ठीक है। अब क्यों समझिएगा, देखिए ये तो बिल्कुल ठीक बात है, जो एजर्सन है उसमें कहा गया है कि गवर्नमेंट फिक्स करती है एक टारगेट कि भाई इतना हम पब्लिक सेक्टर इन जो एंटरप्राइजेज है वहां से डिसइन्वेस्ट करेंगे। बट जो इसका रीजन दिया है कि भाई डिसइन्वेस्टमेंट एक्सीलेंट टूल है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है बेटा। डिसइन्वेस्ट तब किया जाता है जब गवर्नमेंट जो है डेफिसिट बजट प्लान करती है, ठीक है। तो उस खर्चों को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट उन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जो घाटे में चल रही है उनको प्राइवेट सेक्टर को के हैंडओवर कर देती है, उनको बेच देती है, जिसको हम डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। इसलिए जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट ऑप्शन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, from the set of event or system given in column 1 and corresponding relevant fact given in column 2 about China, choose the correct pair of statement। ऑप्शन ए दे रखा है ग्रेट लीप फॉरवर्ड, उसके बाद लिखा है कल्टीवेटिंग लैंड कलेक्टिवली, फिर कम्यून सिस्टम, ओपनिंग ऑफ इंडस्ट्री इन देयर होम्स, फिर सी प्रोलेटेरियन कल्चर रेवोल्यूशन, स्टूडेंट वर सेंट टू वर्क एंड लर्न फ्रॉम द कंट्री साइड, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन चाइना, ठीक है, दे रखा है 1988, ठीक है। तो यहां पे आपको करेक्ट पेयर चूज करना है। तो बेटा जो करेक्ट पेयर है
क्वेश्चन नंबर 22 में जो करेक्ट आंसर है आपका वो है ऑप्शन सी, वो है ऑप्शन सी। ठीक है, प्रोलेटेरियंस कल्चरल रेवोल्यूशंस। ठीक है, और यहां पे लिखा गया है कि भैया स्टूडेंट्स वर सेंट्स। इसमें क्या हुआ था, टू वर्क एंड लर्न फ्रॉम कंट्री साइड। ठीक है, तो ये दिस इज योर करेक्ट आंसर। क्यों? तो जो प्रोलेटेरियन कल्चर रेवोल्यूशन था उसमें क्या किया था बेटा, जो चाइनीज गवर्नमेंट थी उन्होंने अपने स्टूडेंट और एक्सपर्ट को, ठीक है, कंट्री में भेजा था ताकि वो एक्सपर्टाइज सीख सके, ठीक है, वो चीजें लर्न कर सके। क्लियर? तो ये था क्वेश्चन नंबर 22। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की। तो बेटा जो क्वेश्चन नंबर 23 है उसमें पूछा गया है डैश अडॉप्टेड वन चाइल्ड पॉलिसी एज अ मेजर टू कंट्रोल पॉपुलेशंस। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है ए इंडिया, बी पाकिस्तान, सी चाइना, डी रसिया। ठीक है, आई थिंक इसका आंसर तो आप सबको आता होगा बेटा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 23 और इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, सी फॉर चाइना, सी फॉर चाइना। ठीक है, सबको पता है कि जब चाइना की पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा था तो उस टाइम पे बेटा चाइना ने एक पॉलिसी अडॉप्ट की थी, उसका नाम था वन चाइल्ड पॉलिसी टू कंट्रोल देयर पॉपुलेशन। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा इसी में एक और ऑप्शन है उसकी। पूछा गया है ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चर रेवोल्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ। ऑप्शन ए है माओ जेडोंग, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है मोहनदास करमचंद गांधी और ऑप्शन डी है मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, तो भैया देखो ये जो बी सी और डी है ये तो सब इंडियंस थे, हालांकि मोहम्मद जिन्ना जो है वो बाद में पाकिस्तान चले गए, वो सब इंडियन थे, तो इंडिया में तो ये हुआ नहीं था। तो ये कहां पे हुआ था, चाइना में। तो इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, वो है ऑप्शन ए, वो है ऑप्शन ए, दैट इज माओ जेडोंग, माओ जेडोंग। ठीक है, यही थे जिन्होंने ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चर रेवोल्यूशंस, ठीक है, इंट्रोड्यूस किया था चाइना में। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, अनसर्टेनिटी ऑफ इनकम फॉर द फार्मर्स इन इंडिया इज मेजरली कॉज्ड बाय। ऑप्शन ए इरेगुलर रेनफॉल, ऑप्शन बी अनअवेलेबिलिटी ऑफ लोन्स, ऑप्शन सी अनअवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, ऑप्शन डी अनअवेलेबिलिटी ऑफ लैंड। ठीक है, देखो अनअवेलेबिलिटी ऑफ लेबर तो हमारे यहाँ हो ही नहीं सकती, भगवान की दया से एक चीज बहुत ज्यादा हमारे देश में, वो है पॉपुलेशन, और अब तो हम नंबर 1 पर है। ठीक है, तो अनअवेलेबिलिटी ऑफ लोन भी ऐसा कुछ नहीं है, अनअवेलेबिलिटी ऑफ लैंड भी नहीं है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 24 का वो है ऑप्शन ए, दैट इज इरेगुलर रेनफॉल। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि आज भी इतने सालों बाद भी हमारे देश में वी डोंट हैव परमानेंट सोर्स ऑफ इरिगेशन। आज भी हमारे देश में जो ज्यादातर फार्मर्स है दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल, और इरेगुलर रेनफॉल जो है वो बहुत बड़ा रीजन है बिहाइंड अनसर्टेनिटी ऑफ इनकम फॉर फार्मर्स इन इंडिया। ठीक है, तो बेटा देखिए जो क्वेश्चन नंबर 25 है उसमें पूछा गया है सम इकोनॉमिस्ट आर्ग्यू दैट डेट वेवर स्कीम्स are extremely beneficial to the poor and marginalized farmers as these schemes reduce the burden of dash दे रखा है। ऑप्शन ए है indebtedness, ऑप्शन बी है पर्सनल एक्सपेंडिचर, ऑप्शन सी है मोटिवेट द फार्मर्स और ऑप्शन डी है इंक्रीज द प्रोड्यूस। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 25 है बेटा इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, indebtedness। ठीक है, देखिए बीइंग इंडिया इज अ ह्यूज कंट्री
ठीक है, हमारे देश में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है और उसमें भी ज्यादातर फार्मर्स हैं, ठीक है, और हमारे देश के जो फार्मर्स है बेटा वो बहुत पुअर और मार्जिनल हैं। तो हम जो सब्सिडी, जो गवर्नमेंट हमारी डेप्ट वेवर या सब्सिडी प्रोवाइड करती है, सब्सिडी तो खैर एक अलग चीज होगी, यहाँ डेप्ट वेवर की बात करें, डेप्ट वेवर का मतलब होता है ऋणों की माफी। जो गवर्नमेंट ऋणों की माफी करती है हमारे देश में किसानों के लिए, तो वो उनको ऋणों से मुक्ति दिलाती है, दैट इज कॉल्ड इंडेप्टनेस, इसलिए करेक्ट आंसर है इंडेप्टनेस। तो ये अब क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। लिखा है द रूरल बैंकिंग स्ट्रक्चर इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ अ मल्टी एजेंसी इंस्टीट्यूट्स dash is expected to dispense credit at cheaper rate for our agricultural purpose to farmers. ऑप्शन ए है रीजनल रूरल बैंक, ऑप्शन बी है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है नाबार्ड और ऑप्शन डी है कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 26 है बेटा, इसमें भी जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ए, वो है आपका ए, ठीक है, जिसको बोलते हैं रीजनल रूरल बैंक। ठीक है, रीजनल रूरल बैंक्स कौन से बैंक्स होते हैं बेटा? जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में एस्टेब्लिश किए जाते हैं ताकि वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए चीप रेट पे उनको क्रेडिट प्रोवाइड कर सके। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। क्वेश्चन नंबर 27 है डैश इज द मोस्ट प्रोमिनेंट बॉडी responsible for providing loans for long term land development. Option A regional rural banks, option B land development bank, option C commercial bank, option D industrial development bank. ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 27 है बेटा, इसका जो करेक्ट आंसर है देखिए वो है बी, वो है बी, नाम है लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स। ठीक है, देखिए लैंड डेवलपमेंट बैंक जैसे इसका नाम ही बता रहा है, ये स्पेसिफिक पर्पस के बैंक है जिनका मेन पर्पस है कि प्रोवाइड करना है लोन फॉर द लॉन्ग टर्म लैंड डेवलपमेंट। क्लियर? अब इसी में बेटा एक और ऑप्शन है, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट, अब यहां पे ध्यान रखना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ठीक है, 4 स्टेटमेंट आपको दे रखी है। स्टेटमेंट ए है डाइवर्सिफिकेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइड सस्टेनेबल लाइवलीहुड ऑप्शन फॉर द रूरल पॉपुलेशन। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। देखिए डाइवर्सिफिकेशन से जो है रूरल पीपल्स को, ठीक है, डिफरेंट ऑल्टरनेट ऑफ सोर्स ऑफ इनकम मिलते हैं, ठीक है, जिससे उनकी सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स की प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती है। फिर ऑप्शन बी है डाइवर्सिफिकेशन इंक्लूड चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न्स, shift of workforce from agriculture to other allied activity and non agriculture activities। ये भी बिल्कुल ठीक है बेटा, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ही होता है क्रॉपिंग पैटर्न में चेंज करना। ठीक है, एक फसल से दूसरी फसल में शिफ्ट होना। शिफ्ट ऑफ वर्कफोर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर टू अदर अलाइड एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर से शिफ्ट हो जाना दूसरी अलाइड एक्टिविटीज में और नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में, इंडस्ट्रियल में या फिर सर्विस सेक्टर में। तो ये भी, तो बेटा ये भी जो है डाइवर्सिफिकेशन का ही पार्ट है। अब यहाँ पे ऑप्शन सी है ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट इन न्यू एग्रीकल्चर रेवेन्यू यानी नॉन फार्म एक्टिविटीज इंक्रीज फाइनेंशियल रिस्क फॉर द रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने लिखा कि इन्वेस्टमेंट जब किया न्यू एग्रीकल्चर एवेन्यूज में, ठीक है, यानी नॉन फार्म एक्टिविटीज में, तो उससे फाइनेंशियल रिस्क बढ़ गया। अरे भैया फाइनेंशियल रिस्क नहीं बढ़ा, उनके सोर्स और ऑफ इनकम बढ़ गया। ठीक है, नॉन फार्म एक्टिविटी में। तो ये जो है, ये जो स्टेटमेंट दे रखा है ये पूरी तरह से गलत है, तो हमें गलत स्टेटमेंट के लिए हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ये है आपका करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट इन न्यू एग्रीकल्चर एवेन्यू, न्यू एग्रीकल्चर एवेन्यूज, ठीक है, इंक्रीज फाइनेंशियल रिस्क for the rural population।
और द रूरल पॉपुलेशन। क्लियर? तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन सी। ठीक है, जब बेटा इन्वेस्ट किया जाएगा एग्रीकल्चर के अलावा दूसरे सेक्टर्स में, तो वहां पे रिस्क क्या होगा रूरल पॉपुलेशन को बेटा, बल्कि वहां पे तो फायदा होगा, उनके लिए न्यू न्यू अपॉर्चुनिटी जनरेट होगी जिससे वो ज्यादा इनकम कमा सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये था बेटा आज की क्लास में। अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में एक नए क्वेश्चन पेपर के साथ, एक नए वीडियोज के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बेटा आप लोग पढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मेहनत करें। जय श्री श्याम।